बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। सारा टब्बर चोर है कि नारे लगाने वाले इमरान खान साहब की अपनी फैमिली के लोगों के चोरियों के किस्से निकलते आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक। उनकी अहलिया मोहतरमा की तो थे ही, अपनी उन्होंने घड़ियां बेच दी और अब एक और 6 अरब रुपए का केस है। 6 अरब रुपए, और फरमाते हैं कि हमारे खिलाफ तो केस ही कोई नहीं है। तो यहाँ एक तरफ केसेस बनते जा रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब आखिरी तरलों पर उतर आए हैं कि हाफिज़ जी माफ़ कर दें। बाकायदा हाथ जोड़ रहे हैं, माफ़ियाँ मांग रहे हैं, दरख्वास्तें कर रहे हैं। वो किस चीज़ की दरख्वास्तें कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो वो लोगों के बच्चों को और सब लोगों को मरने की तलकीन कर रहे हैं कि मर जाएं, ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है मर जाएं, खड़े हो जाएं, डट जाएं। और अपनी बहनों और अपने बच्चों को किस तरह से बचा रहे हैं, बड़ी डेलिब्रेट एफर्ट करके खुद से बता रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, बहरहाल उनके मुकदमात जब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे तो 100 साल की सज़ा भी हो सकती है, 100 साल। लेकिन खैर, हमने तो सिर्फ अभी तक सुना है उम्र कैद और सज़ाए मौत। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने 2 से 3 हफ्ते की मोहलत दे दी है। वो 2 से 3 हफ्ते की मोहलत क्या है वो तो राना साहब ने बताया है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने कल फिर एक वीलॉग किया। रोज़ ही करते हैं वीलॉग, मुकाबला है ना उनका। तो वैसे अभी तक उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं। भाई, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी के लीडर, अगरचे वो नंबर अब कम होते जा रहे हैं, वो 1,00,000 1.5 लाख में और इससे भी नीचे आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना वीलॉग किया और उन्होंने बड़े धूम धड़के से बताया है कि वो असल में सियासत में करने क्या आए थे। उन्हें तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी सियासत में आने की, लेकिन वो रियासत मदीना को फॉलो करने के लिए आए थे। और उन्होंने जो सियासत की है वो एक तो होती है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ की सियासत, बच जाएंगे, कुछ ले लेंगे, दे देंगे, वो नहीं, वो कायदे आज़म वाली सियासत करने आए थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे रियासत मदीना बनाई थी, वो सोच रहे कि उसको फॉलो करने के लिए आए थे। अच्छा, वैसे बंदा सोचे सही कि यार आप ऐसी बातें करते हुए कुछ तो ख्याल कर लिया करें। मतलब हम गुनहगार लोग और खान साहब की जो हरकतें हमारे सामने आती रहती हैं, उसके बाद कम से कम अब वो स्टांस ही बदल लें। भाई आप चले कायदे आज़म के साथ कर लें यार, मुकाबला कर लें कायदे आज़म की वाली रियासत का, बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए उन्हें। बहरहाल असल मसला वो है कि वो जो चीखे मारते थे ओए डर्टी हैरी, और वो जो आर्मी चीफ को सुनाते थे कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, और बाकी भी सब लोगों के बारे में उनका ये बयान था, अब वो ऐसे नीचे बैठ गए हैं। वो कहते हैं मैं बात करना चाहता हूँ, वो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। मैं इस्टेब्लिशमेंट से और आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये पॉइंट है असल में, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि आर्मी चीफ उनकी बात नहीं सुने। अच्छा, वैसे आर्मी चीफ उनकी बात क्यों सुने? इमरान खान साहब जब हुक्मरान थे, वज़ीर आज़म थे, तो फरमाते थे कि अपोजिशन लीडर का क्या काम वो आर्मी चीफ से मिले। ये उनका रिकॉर्ड पर उनका इंटरव्यू मौजूद है। ठीक है, इंटरव्यू चलाना तो मुश्किल है, मैं देखता हूँ अगर वो चलाया जा सकता है। बहरहाल वो आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। वो फरमाते थे कि आर्मी चीफ क्यों मिले अपोजिशन लीडर से, दुनिया भर में कहीं नहीं होता, उसे वज़ीर आज़म से मिलना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग होती है, मामला जो हुकूमत चलाने के होते हैं, मुल्क को चलाने के होते हैं, तो वज़ीर आज़म ने डिसीजन करना है। अच्छा, आज वज़ीर आज़म चूँकि शहबाज शरीफ हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। अब उनका दिल करता है कि आर्मी चीफ को उनसे मिलना चाहिए आके। अच्छा, वो मुझे दे क्या सकते हैं? ओ भाई, तुम NRO मांग रहे हो, NRO, तुम अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हो, तुम अपने गुनाहों पे, अपने जराइम पर पर्दा डालना चाह रहे हो, तुम एमनेस्टी मांग रहे हो, तुम NRO मांग रहे हो। अच्छा, वो मिलना नहीं है, क्यों नहीं? वजह क्या है? आपने कोई तमीज़ तरीके से चले ही नहीं है। आप तो बने हुए थे फ़िरौन। आज तो वो कहते हैं ना कि ये फ़िरौनी दौर है, लेकिन वो इमरान खान साहब का अपना स्टाइल था फ़िरौन वाला। वो तो मतलब क्या बताऊँ मैं, वो आर्मी चीफ, वो आर्मी को कहते थे ये मेरे बच्चे हैं, मैं बाप की तरह इन्हें समझा रहा हूँ, इन पे जो तनकीद कर रहा हूँ बाप बन के कर रहा हूँ। तो अच्छा, अब क्या हो गया जनाब, ये वो फारिग होने के बाद भी, मतलब वज़ीर आज़म की सीट से हटने के बाद भी वो बाप बने हुए थे। तो अब उन्हें अकल आ रही है कि उन्होंने किस तरह से बात करनी है। लेकिन वो जो कैंपेन चला रहे हैं पूरी दुनिया में उनके लोग, मतलब वो पहले बैनर्स उठा के चलते थे, फिर उन्होंने बिल बोर्ड्स लगाए, अब वो इलेक्ट्रिक जो है ना वो स्क्रीन्स वाली, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स वाली बसेस वहाँ पे चल रही हैं यूरोप में, जिसमें पाकिस्तान के बारे में वीडियोस दिखाई जा रही हैं। इमरान खान साहब ये चला रहे हैं, वो ये बसेस की मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ। तो ये बसेस पर वो ऐसी वीडियोस चला रहे हैं जो फेक हैं,
मतलब पाकिस्तान में आज वो उसको शो ये कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा, कोई पुरानी वीडियोज़ है, कुछ उनके अपने दौर की हैं जो वो मुजाहिरीन पर तशद्दुद कर रहे होते थे, कोई दूसरे मुल्क से उठाई हुई हैं। मतलब किसी भी तरह पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के लिए वो भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा, ताज़ा तरीन अभी जो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है, 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका और बरतानिया पाकिस्तान की फ़ौज को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज यूक्रेन की सपोर्ट कर रही है। मतलब वो ये जो हमारा ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात रशिया से और चाइना से इस साइड पर ज़रा बेहतर हो रहे हैं, तो बेसिकली वो शिकायत लगा रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है अमेरिका और बरतानिया के साथ मिलकर क्या कर रही है। मतलब अच्छा, अब इसमें होना क्या है, ये बीइंग प्राइम मिनिस्टर, वो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर भी तो रहे हैं ना, वो जो कुछ करते रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर की सीट छोड़ने के बाद भी उन्होंने जो जो बातें की हैं वो सारी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उसमें आएंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाई फाइनली होनी है मिलिट्री कोर्ट्स में, मिलिट्री एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और इसकी अनाउंसमेंट बार बार हो चुकी है। ताज़ा तरीन और जो सबसे पावरफुल अब तक की अनाउंसमेंट है वो है फॉर्मेशन कमांडर्स की इजलास के बाद की, जो एलामिया जारी हुआ है उसमें, कि ये सारे लोग जो हैं 9 मई के हवाले से इन सब के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अच्छा, इस तरह की एक मिसालें हम अगर अपने आसपास देखें, हमारे करीब तो नहीं, जिसकी इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा मिसाल देते हैं ना, यूरोप और अमेरिका, मैं उनसे ज़्यादा, इमरान खान साहब उन लोगों से ज़्यादा, अमेरिकन से ज़्यादा अमेरिका को जानते हैं, यूरोपियन से ज़्यादा यूरोप को जानते हैं। अपने कल वाले वीलॉग में भी वो यही कह रहे थे कि मैंने तो यूरोप को जाके देखा और मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी, तो हजूर अमेरिका में क्या हुआ, ट्रंप साहब की जो फॉलोइंग थी, जिन लोगों ने जो अटैक्स किए थे कैपिटल हिल पर, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, और फाइनली अब उन पे जो फ़र्द जुर्म आयद हो रही है वो बड़ी लंबी चौड़ी एक है फ़र्द जुर्म, जिसमें उनकी सज़ा जो है प्रॉब्ली 100 साल की सज़ा हो सकती है उन्हें, ट्रंप को। तो इमरान, हमारे भी तो ये ट्रंप ही है ना, वही स्टाइल, मतलब ऐसी की तैसी फेर देनी हर चीज़ की, और अगर खुद हार गए हैं तो फिर उसको नहीं मानना। एक तरफ कहते हैं मुझे जमहूरियत पे यकीन है, दूसरी तरफ अपनी शिकस्त नहीं तस्लीम करनी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की कोई चीज़ पॉलिटिक्स में आने के बाद उनके करीब से भी नहीं गुजरी। तो अगर वहाँ 100 साल की वो हो रही है उनको सज़ा, तो खान साहब के लिए भी तो ख़तरे की टलियाँ बजने वाली बात है ना। तो खान साहब आपके लिए, चूँकि पाकिस्तान में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है, उन पर भी इल्ज़ाम यही है कि उन्होंने खुफिया दस्तावेज़ात और अहम मालूमात उनको जो है गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखा, और ज़ाहिर है कहीं ना कहीं इधर उधर शेयर भी किया होगा, ये सारी चीज़ें जो रही हैं। तो यही हाल इमरान खान साहब का। वो स्टार्ट वहाँ से हुए थे जब उन्होंने एक वो साइफ़र लहराया था कि जनाब ये है वो साइफ़र, याद है ना आपको। तो वहाँ से लेकर और आज तक जो वो हरकतें करते रहे हैं। अच्छा, इसमें ये कार्रवाई कब स्टार्ट होनी है, क्या होना है? अच्छा, उससे पहले वो लोगों के, कि जी लोगों के घरों पे छापे पड़ते हैं। भाई सबके घरों पे छापे पड़ते रहे हैं। आपके अपने दौर में यही कुछ होता था, पुलिस वाले सीढ़ियाँ लगाकर उतर जाते थे, दरवाजे तोड़कर चले जाते थे, लोगों को उठाकर ले जाते थे। अब कह रहे हैं कि वो आलिया हमजा 1 महीने से अंदर है, उसने क्या किया है? अच्छा, अभी भी बताने की ज़रूरत है क्या किया है। मैं इस बात का बड़ा शदीद वो हूँ, नाक़िद हूँ कि बग़ैर केस के, बग़ैर किसी वजह के किसी को गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जो 9 मई को किया वो सबके सामने है। अच्छा जी, मैंने तो, मेरे इतने केसेस बन गए हैं, और फ़ख्र की बात क्या बता रहे हैं, मैंने एक दिन में 19 ज़मानतें ली हैं। ओ भाई, ये फ़ख्र की बात नहीं है, आपके ख़िलाफ़ इतने सारे केसेस हैं। दूसरा, ये वो अदलिया के साथ आपका जो गठजोड़ है ना, कुछ जगहों पर जो आपके मामला चल रहे हैं, जिस पर मैंने कल भी रात आपसे जिक्र किया था कि कुछ जजेस की इवन छुट्टी होने वाली है। तो ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से आपको इतनी सारी ज़मानतें मिलती जा रही हैं। एक तरफ आप रोना रो रहे हैं कि इंसानी हकूक़ कोई नहीं है, कोई पूछता नहीं है, दूसरी तरफ खुद ही बता रहे हैं कि मुझे तो 19 ज़मानतें एक दिन में मिल जाती है। ब्लैंकेट ज़मानतें होती हैं कि कुछ भी कर लें। जितने केसेस हैं जो किसी को नहीं भी पता उसमें भी ज़मानत, और आइंदा भी अगर कोई केस बनना है उसमें भी ज़मानत। क्या कमाल की अदलिया है पाकिस्तान की ना, इमरान खान साहब के लिए, सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। अच्छा जी, मैं 4 घंटे नैब में बैठा रहा। ओ भाई, आपने लूटमार की है, पैसा लूटा आपने, और हमें रेफरेंस दे रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो सारा अरब उनके ज़ेर तसल्लुत आ गया, उनकी रियासत कायम हो गई, तो उन्होंने अपना रहन सहन नहीं बदला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अपनी हरकतें देखें ना, वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले 2 लाख रुपए से भी कम टैक्स देते थे। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उनका टैक्स जमा होना शुरू हो गया 1 करोड़ रुपया। कोई बताए कि उनके सोर्स ऑफ इनकम अचानक कैसे बढ़ गए थे।
दो ही सूरतें हैं, ए वो इससे पहले झूठ बोल रहे थे, टैक्स चोरी कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, बेईमान थे और पूरा टैक्स नहीं देते थे, बड़ी सिंपल सी बात। बी दूसरी ऑप्शन, मुमकिन है ये ना हो, दूसरी ऑप्शन ये है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद उनको बहुत सारे पैसे मिलने शुरू हो गए इल्लीगल, क्योंकि हुकूमत वज़ीर आज़म के तौर पे तो उनकी सिर्फ तनख्वाह थी तकरीबन 2 लाख रुपए, तो उसमें तो नहीं हो सकता था ये। तो इसका मतलब उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाने शुरू कर दिए और अपनी उस ब्लैक मनी को शेल्टर देने के लिए उन्होंने टैक्स अपना 1 करोड़ रुपये कर दिया। इन दोनों के अलावा तीसरी तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप में से किसी को समझ आए तो ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। वैसे तो आप माशाल्लाह वो मुझे कल वाले भी याद हैं, वकला के सॉरी जो मैंने हॉस्पिटल के हवाले से किया, कुछ लोगों ने बड़े सख्त कमेंट्स भी किए हैं डॉक्टर्स के हवाले से। डॉक्टर्स बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, बड़े केयरिंग वहाँ पर मरीज़ों के जिस तरह से ख्याल करते हैं, ख़ुद इवन उठाना मरीज़ को, बिठाना, उनके लिए जो भी हेल्प पॉसिबल हो सकती है वो करना, ये सारा कुछ भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक भी जगह गलती हो जाए, 1% भी गलती करे, तो वो कोई इंसानी जान के ज़िया का सबब बन सकता है। तो वो नहीं होना चाहिए, उसको रोकना है। ठीक है, अच्छे बुरे लोग हर शोबे में होते हैं, वो सहाफ़त हो, वो मेडिकल हो, वो पुलिस हो, वो जुडिशरी हो, वो फ़ौज हो, वो बिजनेसमैन हो, वो रेडी वाला हो, वो खाकरूब हो, वो पेंट करने वाला हो, हर जगह हर शोबे ज़िंदगी में, हर शोबे ज़िंदगी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज मुख्तलिफ होती है और हमें देखना होता है कि उनकी जॉब किस किस्म की है, उसकी नेचर क्या है, उससे लोगों की ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ रहा है, इस हवाले से देखना। बहरहाल खान साहब अपने रोने रोए जा रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने उन्हें 2 से 3 हफ्ते की मोहलत दे दिया है। जो हमारा ख्याल ये था कि शायद ये जल्दी हो जाएगा काम उनके खिलाफ। उन्होंने कहा है कि जो मनसूबा साज है 9 मई के, उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने में 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। तो खान साहब लेट्स एंजॉय, 2 से 3 हफ्ते आपके पास हैं। इस दौरान में खान साहब भरपूर कोशिश में थे कि वो अपनी बहनों को बचा लें। इससे पहले कुछ दिन पहले जब उनसे सवाल किया गया एक इंटरव्यू में कि आपके बच्चे पाकिस्तान आएंगे आपको मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, वो पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ़। यार 3.5 साल आपने हुकूमत की है और आप पाकिस्तान को सेफ़ नहीं बना सके, आपके बच्चे पाकिस्तान नहीं आ सकते। अच्छा, और दुनिया के बच्चों को क्या कह रहे हैं, आप लड़ें, मर जाएं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। मतलब अगर मैं हुकूमत में, इमरान खान हुकूमत में नहीं आ रहा तो लोगों को मर जाना चाहिए। एक तरफ ये उनका बयानिया, दूसरी तरफ उनके बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। और अब अपनी बहनों के बारे में उन्होंने कहा है, वो कहा मेरी बहनों को देखें केसेस बनाए जा रहे हैं। एक को वो जियो फेंसिंग में चेक कर लिया कि वो वहाँ पर मौजूद थी कोर कमांडर हाउस पर हमले में, अगर वहाँ उस वेसिनिटी में या उसके आसपास या उसके अंदर मौजूद थी तो वो केस में शामिल होंगी, जाहिर है। तो एक तो उन्हें इस बात की बड़ी परेशानी है कि जियो फेंसिंग में क्यों हो गया। दूसरा कि मेरी बहन के ख़िलाफ़ उन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं तो वो केस बना दिया। ओ भाई, ज़मीनें खरीदी हैं ना, अच्छा इतनी सस्ती की, अभी उसका जो आज खबरें आ रही हैं कि एक केस है जिसमें चंद करोड़ रुपए में ज़मीन खरीदी है और उसकी वर्थ जो है प्रॉब्ली कोई 6 अरब रुपए बनती है। अच्छा, मुमकिन है 6 अरब रुपए ना हो, कुछ लोग उस पर एतराज़ करें कि 6 अरब नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ 50% कम कर दें, 3 अरब हो सकती है। अच्छा, और कम कर दें, 1.5 अरब हो सकती है, और कम कर दें 1 अरब हो सकती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो फ्रॉड हुआ है, कोई ना कोई तो 2 नंबरी हुई है। और अच्छा, उनके पास ये अचानक ये इतने सारे करोड़ों अरबों रुपए कहाँ से आ जाते हैं? क्या आपके वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भी वो इस तरह अरबों और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे? क्या बुशरा बीबी और फराह गोकी के पास इससे पहले भी इसी तरह करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट्स में हो रही थी? अगर नहीं हो रही थी तो वो जो आप लोगों के लिए शोर मचाते थे कि सारा टब्बर चोर है, वो अब आपकी फैमिली के बारे में आ रहा है। अच्छा, कहते तो है ना कि कानून, इंसाफ होना चाहिए, कानून की पाबंदी होनी चाहिए। तो कानून की पाबंदी का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो केसेस बन रहे हैं उसमें पेश हों और उस तफ्तीश में शामिल हों और अपने आप को क्लियर कर लें। अगर वो सिस्टम ठीक नहीं है केस बनाने का और तफ्तीश का, तो हजूर जो 3.5 साल में आपने तब्दीलियाँ की हैं वो बता दें। अगर आपके दौर में हमजा शहबाज को पकड़ के 1.5 साल 2 साल जेल में रखा जा सकता है, शहबाज शरीफ को पकड़ के जेल में रखा जा सकता है, आसिफ जरदारी साहब की बहन को जेल में रखा जा सकता है, मियाँ साहब के बच्चों को, मरियम नवाज साहिबा के साथ जो कुछ हुआ है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आज भी वैसे ही होगा क्योंकि आपने कोई तब्दीली नहीं की थी। हाँ, लोगों के लिए तो आपको टेंशन ही कोई नहीं है। आपको परेशानी यह है कि आप अपने बच्चों को बचा लें, आपको परेशानी यह है कि अपनी बहनों को बचा लें। कि मैं उन्हें कहता हूँ बाहर चली जाएँ, और नहीं जाने देना किसी ने, उन्हें क्या कोशिश करके देख लें, एयरपोर्ट जाएँ ज़रा, आपको लग पता जाएगा ये आपकी फैमिली वैसे नहीं भाग सकती। ये आप हमें लोगों को सुनाने के लिए कर रहे हैं, आप ये ट्राई करके देख लें। अपनी फैमिली के लोगों को, खुद भी जाएं किसी दिन, आप तक अनाउंस भी हो चुका है खान साहब का तो नाम, वो तो अब नहीं जा सकते, लेकिन अपनी बहनों के लिए अगर आपको इतना ही शौक़ है तो उन्हें भेजें, ज़रा एयरपोर्ट भेज दें
आपके दोस्तों ने, आपके चाहने वालों ने आपको बता दिया हुआ है कि अब भागने के रास्ते नहीं बचे। सिर्फ एक ही हल है, NRO, जिसके लिए आपने हाथ जोड़ दिए हैं आसिम मुनीर साहब के सामने कि मैं उन्हें बात करना चाहता हूँ, वो बात करने को तैयार ही नहीं है। तो हुजूर, ये आपकी अपनी हरकतें थी जो आपको इस स्टेज पर ले आई हैं। अच्छा, अब भी मज़ीद तोड़ फोड़ और मज़ीद इंतशार की तरफ आप जाएंगे तो मज़ीद नुकसान उठाएंगे। 9 मई के वाक़े के बाद जो आपके साथ, जो आपने कर दिया और जो आपके साथ अब हो रहा है, इसमें अगर मज़ीद कोशिश की आपने तो मज़ीद नुकसान उठाएंगे। बेहतर तरीका यह है कि अपने लोगों को इस मुसीबत में ना फंसाएं। सियासत करने की कोशिश ज़रूर करें, लोगों की ज़िंदगियों से मत खेलें। और लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप सियासत ज़रूर करें, मुखालफत भी करें, एहतजाज भी करें, लेकिन किसी तमीज़ में, किसी दायरे में रहते हुए। वो जो रूल्स होते हैं ना, उसके मुताबिक चलें। सारी दुनिया में होता है, सब लोग कभी भी एक तरफ नहीं हो सकते, मुख्तलिफ जहन हो सकते हैं, मुख्तलिफ राय हो सकती है, उसके मुताबिक चलें। अपने मुल्क को और अपने मुल्क के लोगों को नुकसान मत पहुँचाएँ। शुक्रिया।